स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। आज हम लोग सीटेट जूनियर लेवल का विज्ञान का भाग पढ़ेंगे, जो क्या है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम गंवाए सवाल पर। पहला प्रश्न दिया है कि यदि x1 लंबाई की कोई वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो होगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, उत्तल के लिए केवल ये कौन सा कंडीशन आता है, उत्तल के लिए आता है कि जब उत्तल दर्पण हो तो अगर वस्तु जितना होता है, यानी वस्तु यहाँ x1 है और प्रतिबिंब क्या है x2 है, तो हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु क्या होता है, वस्तु के लंबाई से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब कि वस्तु क्या होगा, बड़ा ग्रेटर होगा और प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक, तो उष्मा का एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी उष्मा हो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। माध्यम में ध्वनि के तरंग की प्रकृति होती है, तो जानते हैं ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग में चलता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ध्वनि हमेशा किस में चलता है, अनुदैर्ध्य चलता है, मतलब ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक एंगस्ट्राम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्राम में कितना होता है, एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10 - 10 मीटर। ठीक है, तो ये सब माइक्रोन दिया है। तो अगर देखो ये कितना, 10 - 10 माइक्रोन दिया है। माइक्रोन को अगर, एक माइक्रोन को अगर मीटर में चेंज करना है तो ये हो जाता है 10 - 6 घात, ये मीटर होता है। ठीक है, 10 - 6 घात ये मीटर होता है। तो अगर मान लो इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो 6 से तो ये 16 घात हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि एंगस्ट्राम के लिए कितना चाहिए, 10 - 10 घात। इसमें करेंगे 10 - 6 से तो 10 का क्या हो जाएगा, 8 घात हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसमें करेंगे 10 - 6 से तो कितना हो जाएगा, 10 - 10 घात ही हो जाएगा। यानी कि ये माइक्रोन किस में बदल जाएगा, मीटर में। और 10 - 10 घात जो मीटर होता है यही क्या कहलाता है, एंगस्ट्राम कहलाता है, एक एंगस्ट्राम। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दिया है अगला कि ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, जल में, वायु में, इस्पात में। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ध्वनि की तरंगे होता है तो किस में होता है, स्टील यानी इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की तरंगे होता है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है। ठीक है, इसमें से क्या पूछा है, जलीय ब्रायोफाइट। तो अब देखो इसमें से जलीय ब्रायोफाइट, पहला ऑप्शन दिया है कि मार्केंसिया पाल्माटा, रेक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमोर्फारा, और दिया है रेक्सिया फ्लूटेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, रेक्सिया फ्लूटेंस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्या होता है, रेक्सिया फ्लूटेंस होता क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लो। रेक्सिया फ्लूटेंस जो होता है ये क्या होता है, ये तालाबों में तैरता हुआ एक क्या है, जलीय जलीय ब्रायोफाइट है। ठीक है, यानी ये क्या है, एक जलीय ब्रायोफाइट है। ठीक है, जलीय ब्रायोफाइट है, ये कहाँ होता है, तालाबों में पाया जाता है, ये तैरता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, पूर्ण रूप से स्तंभ परजीवी कौन सा है, तो अमरबेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पत्ती और पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका जो तना होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है ना, हल्का हल्का ललचाऊं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। ये देखो यहाँ से हमको ये देखना है, इसमें से पहला दिया जल अवशोषण किससे होता है, जाइलम फ्लोएम मूल रोम एपिलोजमा। खनिज अवशोषण किससे होता है, जल परिवहन किससे होता है, खनिज परिवहन किससे होता है। तो देखो जल अवशोषण किससे करेगा, जड़ से करेगा, मूल रोम से। यानी कि ए का किससे होगा, कौन सा विकल्प होगा, दूसरा होगा। ठीक है, यानी कि ये मूल रोम हो जाएगा, ए का ये तीसरा। ठीक है, ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा, ये वाला ए का, ये ए बन जाएगा। अब देखो खनिज अवशोषण, खनिज अवशोषण होता किससे है, तो यहाँ से देखो खनिज अवशोषण किससे होता है, एपी
ब्लेमा से, ठीक है, एपिब्लेमा से होता है। ये खनिज अवशेषण हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब कि बी ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी। और जल का परिवहन किससे होता है, तो जल का परिवहन किससे होता है, तो ये देखो जल का परिवहन जाइलम से होता है, ठीक है। जल का परिवहन यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा जाइलम, ठीक है। जल का परिवहन जाइलम से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और खनिज परिवहन किससे होता है, फ्लोएम से होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थानिक जातियाँ क्या है, ठीक है। तो स्थानिक जातियाँ ये क्या होती हैं, ये देख लो। वे पौधे जो, वे पौधे और जंतु जो सामान्य और हो और संसार भर में फैले हों, वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहीं से देख लो, यहाँ से जो क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, वो दिया है क्या, स्थानिक जातियाँ क्या होती है। स्थानिक मतलब कोई एक विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है, और ये क्या कहा है कि पौधे व जंतु जो किसी एक विशिष्ट स्थान पर पाया जाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अगला दिया, पौधों में माना जनांग के स्तंभों को व्यवस्थित क्रम में रखिए। तो देखो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले होता है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय और फिर पुष्पासन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही एक सही क्रम दिया, बाकी सब गलत क्रम है। अगला देखते हैं, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये देखो कैल्सिनेशन होता क्या है, पहले कैल्सिनेशन जो प्रदर्शित करता है, ये क्या करता है ना, किसी चीज़ को जैसे गर्म, कैल्सिनेशन में से होता है, पहले कैल्सिनेशन का मतलब होता है निस्तापन, क्या होता है, निस्तापन। और निस्तापन से क्या होता है, किसी अयस्क का क्या किया जाता है, निस्तारण किया जाता है, मतलब शुद्ध प्राप्त किया जाता है। अयस्क से कोई धातु क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। निस्तापन विधि से नहीं होता है, निस्तापन भर्जन विधि ये सब विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें किसका निस्तापन होता है, तो देखो मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, निस्तापन होता है, तो किस में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है, और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी इसमें से कोई नहीं होगा। अगला हम चलते हैं, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। तो ये तो सिंपल सी है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का काम क्या है कि ये क्या करता है, गैस लेड एसीटेट पेपर को क्या करता है, काला करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न यौगिक पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें दिया, इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। देखो इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करने वाले, ग्रहण करने वाले, जैसे बंद बनाकर। तो देखो BF3, तो बी फ्लोरीन, ये इसमें भी होगा, आई आयोडीन भी होगा, PCl5 क्लोरीन भी है इसमें, और कार्बन है, ये तीनों का तीनों क्या है, सही है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यौगिक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4 सब विकल्प दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही यो योगक योगज, निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योगज अपक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। तो नाभिक अपक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NO2CHO, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन एल्डिहाइड, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन, इसको बेंजीन, ये बेंजीन का अणु है ना, तो ये बेंजीन एल्डिहाइड होता है। CHO समूह क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। नाइट्रोबेंजीन एल्डिहाइड क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, कमान में कमी आता है, सही है, कमी आता है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है, परमाणु त्रिज्या में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। और क्या होता है, आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, ठीक है, यानी आयनन विभव का मान भी क्या होता है, घटता रहता है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A B C, यानी कि यहाँ एक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपरोक्त तीनों, ठीक है, उपरोक्त उपरोक्त तीनों, यानी A B और C, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ से अगर ध्यान दें, विद्युत चुंबकीय तरंग ये अवरक्त किरण है, ये एक्सरे किरण है, सूक्ष्म तरंगे, पराश्रव्य। तो यही क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, पराश्रव्य तरंगे ये नहीं, ये डी है। ठीक है, ये अवरक्त अवरक्त किरणें, एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगे ये कौन से तरंगे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये कहलाते हैं तीनों। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में और भी तरंग आ जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक्सरे तो दिया है, गामा किरणें भी आ जाता है ना, गामा किरणें, गामा किरणें भी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे भी होती है। ठीक है, ये सब और रखता। अब देखो, और पराश्रव्य तरंगे क्या होता है, ये पराश्रव्य है, ये क्या होता है, 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से जब ज़्यादा हर्ट्ज होता है से अधिक आवृत्ति होती है, 20,000 से अधिक आवृत्ति होती है, तो वो किस में चला जाता है, पराश्रव्य तरंगे। और 20, ये भी एक यहाँ से एक क्वेश्चन की, मनुष्य यानी हम लोग कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अगर बीच आवृत्ति है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ों को सुन सकते हैं। अगर इससे कम भी है तो नहीं सुन पाएंगे, और इससे अधिक है तो नहीं सुन पाएंगे। यानी 20,000 से अधिक वाले कौन सुनते हैं, कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ उमगादड़ जो होती हैं वो सब सुनती हैं, 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाले। ठीक है, तरंगे। तो यहाँ से ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है। तो एक चीज़ देखो, नति कोण का, जब भी नौ त्रिकोण कहे तो नौ त्रिकोण कहते किसे हैं, देखो, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बना दे। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, और क्या होता है, भूमध्य रेखा, ठीक है, के बीच जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। ठीक है, और किस पर, क्षैतिज तल में। ठीक है, तो क्षैतिज तल में जो कोण बनता है उसे नति कोण, और यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 0 अंश का कोण बनता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय और भूमध्य रेखा के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, 0 अंश का बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेसिबल है, तो डेसिबल जानते हो, डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, यानी ध्वनि को मापने का इकाई है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मेजर ऑफ साउंड लेवल। ठीक है, ध्वनि के स्तर की माप करता है डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण है। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का। ठीक है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि जितना धारा अगर आ रहा है उतना ही धारा क्या होगा, किसी पर्पज से होकर गुजरता है, यानी कि जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बराबर आता है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका संवेग होगा। अब देखो, गतिज ऊर्जा ई और द्रव्यमान कितना, यम, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखो, संवेग क्या होता है, पी बराबर एम वी होता है ना, पी बराबर एम वी। तो देखो, दो को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा, और यम को इधर भेज दो तो बट्टे में क्या आ जाएगा, यम आई स्क्वायर है ना, ये वाला, इसको भेज दो तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी ये किसका मान आ जाएगा, वी का होगा। और वी का मान मैं यहाँ पुट कर दो, तो वी का मान जब पुट करोगे तो यम इंटू क्या हो जाएगा, रूट में 2e अपान यम। ठीक है, तो इस यम को जब अंदर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट के रूप में जाएगा ना, स्क्वायर बनकर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर इंटू 2e अपान यम। ठीक है, तो यम से यम ये कैंसिल, तो बचा क्या, रूट में, तो रूट में बच जाएगा 2, ठीक है, यम ई। बात समझ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संवेग कितना हो जाएगा, √2m e। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, अयस्क कापर पायराइड का सांद्रण किया जाता है। सीधा सीधा है, कापर पायराइड का सांद्रण किसे किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, फेन उत्प्लवन विधि होता है। ठीक है, अगला पर चलते हैं। इससे कापर का निष्कर्षण किया जाता है, शुद्ध कापर प्राप्त किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि से, चीड़ के तेल में। ठीक है, पानी में क्या मिलाया जाता है, चीड़ का तेल मिलाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 मेथिल प्रोपेन में 3 अंश कार्बन की संख्या होती है। तो सीधा सीधा होता है, ये क्या होता है, 2 मेथिल प्रोपेन में क्या होगा, 3 कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो संख्या 1 होती है कार्बन की। ठीक है,
अगर खूब ध्यान से देखोगे तो ये क्या अगर बनाओगे, इसका संरचना बनाओगे तो क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH, ठीक है। अब इससे क्या जुड़ा रहता है, CH3, ठीक है। फिर इसके आगे क्या जोड़ दो, CH3। तो देखो अगर किसी कहीं से भी तुम श्रृंखला गिनो, तुम इसको अगर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो हम उधर से गिनते हैं जिधर से क्या हो जुड़ा हुआ पहले, मतलब पहले मिल जाए, ठीक है। 1 2 3 कहीं से मिलो तो क्या बच रहा है, एगो कार्बन वाला क्या बच रहा है, कार्बन वाला पर ये संख्या बच रहा है, ठीक है। बाकी तो ये एक श्रृंखला से जुड़ रहा है, ठीक है। अब 1 2 3 से क्या कहते हैं, प्रोपेन, ठीक है। और ये वाला एक ही ना बच रहा है साइड में, किधर से भी गिनोगे तो एक एक साइड बच जाएगा। तो जब भी एक बचता है तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 20 सही हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। IUPAC नेम सही से पढ़ोगे तो आ जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखते ही मालूम चल जाएगा, इसमें एक समूह जोड़ा है, वो क्या होता है, ऑक्सी समूह होता है ना, ठीक है। तो ये अब देखो, अब इधर किधर से भी नामकरण कर लो, ये मान लो सबसे बड़ी श्रृंखला गिनते हैं उधर से, तो ये जगह 1 2 3, ठीक है। तो ये मेथिल ऑक्सी, यानी मेथिल जुड़ा है ना किसी से, 2 से, तो इसका हो जाएगा 2। और मेथिल का क्या होता है, मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी। और ये 1 2 3 है, तो 3 से क्या होता है, पहला होता है क्या, मेथ, दूसरा होता है एथ, तीसरा होता है क्या, प्रोप। तो 2 मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा। देखो इस क्वेश्चन के मतलब कह रहा है ना कि कार्बन के बाद कौन सा इसमें से धातु आता है जो श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा। तो कार्बन के बाद से जो सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा आता है वो किसका आता है, वो सिलिकॉन का आता है, ठीक है। सिलिकॉन का कितना ऊर्जा इसका बंध ऊर्जा होता है, सिलिकॉन के बीच में बंध ऊर्जा कितना मिलता है, तो ये होता है 53 कैलोरी, ठीक है। 53 किलो कैलोरी प्रति मोल क्या आता है, ऊर्जा इसका होता है, ठीक है। बंधन ऊर्जा कार्बन का किसके किसके मध्य, सिलिकॉन के मध्य। और अगर पूछ दे कि कार्बन कार्बन के मध्य कितना होता है, तो कार्बन कार्बन के मध्य कितना होता है, यहाँ सी के मध्य बंधन ऊर्जा कितना होता है, 85 किलो कैलोरी, ठीक है। ये याद रखना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, अगला क्वेश्चन पर। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो हार्मोन्स की तरह काम करने वाला विटामिन एक ही है, विटामिन डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला दिया है, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। यानी 5 जगत में, तो 5 जगत में किसको शामिल किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। मोनेरो को क्या किया गया है, शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। इसमें मोनेरो को शामिल किया गया है। अब देखो, अब इसमें आ जाएगा ये पादप, पादप में किसको किसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो पादप में क्या आता है, ब्रायोफाइट आता है, पादप में आ जाएगा तुम्हारा ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट आ जाएगा। फिर तुम्हारा टेक्रियोफाइट आ जाएगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। ये सब क्या आता है, पादप में आता है। फंगी में क्या आता है, यानी कवक में किसको किसको शामिल किया गया है, तो फंगी में कवक में किसको शामिल, पर्णहरिम अनुपस्थित, यानी कवक, ईस्ट, ठीक है। इसमें ईस्ट भी आते हैं ना, ईस्ट में इसको शामिल किया गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, प्रोटिस्टिटा में अगर देखा जाए तो इसमें आते हैं शैवाल वाले, जिन्हें होते हैं शैवाल, ठीक है। प्रोटोजोआ, स्लाइम, मोल्ड, ये इसमें आते हैं, ठीक है। और मोनोरा में क्या आते हैं, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ठीक है। नील हरित शैवाल इसमें आते हैं। तो इसके लिए ये नील हरित शैवाल पूछा क्या है हम लोगों के क्वेश्चन में, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल किस में आ जाएगा, मनोरे में आता है, क्योंकि इसी में शैवाल, नील हरित ये सब आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तक है, ठीक है। तो सीधा सीधा एक ब्लड क्या है, उत्तक होता है। ब्लड को कौन सा उत्तक कहते हैं, संयोजी उत्तक, ठीक है। संयोजी उत्तक होता है ब्लड, क्या है, संयोजी उत्तक है। आगे चलते हैं हम लोग, हिप्पोकैम्पस एक है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस एक है, हिप्पोकैम्पस एक फिश है, मछली है, जो समुद्रों में क्या होती है, पाई जाती है। इसका जो
सिर होता है ना वो घोड़े के जैसा होता है, किस कैसे जो होता है घोड़े के जैसा, इसलिए इसे इस मछली को क्या कहते हैं सी हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, सी हॉर्स के नाम से, ठीक है, सी हॉर्स के नाम से इस मछली को जानते हैं, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस एक क्या है, फिश है, मछली है। आगे देखो अगला क्वेश्चन दिया है, अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होता है उसका नाम है, अंडजन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स जो निकलता है वो क्या होता है, LH होता है, ठीक है। LH हार्मोन्स अंडजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पाया जाता है। इसको क्या, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग, ठीक है। यानी ये हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, महिलाओं के एस्ट्रोजन के साथ अंडाशय में क्या होता है कि एस्ट्रोजन ग्रंथि से ये क्या होते हैं, निकलते हैं ये हार्मोन सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।